नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपको एक बयान याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी। उसके बाद राहुल गांधी ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। अब दूसरे त्रिमासिक के नतीजे आए, जीडीपी 8.2 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये दुनिया के उन देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है जिनके साथ भारत को कंपेयर किया जाता है। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी 8.2% की दर से आगे बढ़ी और ये कह सकते हैं कि पिछले 6 तिमाहियों की सबसे तेज छलांग। क्या वाकई में अब भी अपोजिशन इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन करेगा? क्या वाकई में यही डेड इकोनॉमी है जो सबसे तेजी से बढ़ रही है, या फिर ये विश्व का वो ग्रोथ इंजन है जो भारत को तेजी से वैश्विक पटल पर आगे बढ़ा? आज बात इसी में। अब सोचिए, टैरिफ का बहुत ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ा है। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तेजी के साथ बढ़ा है उसने 10% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर और यहां तक कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सब में ग्रोथ नजर आई। क्या ये डेड इकोनॉमी है? तो देश को ये डेड इकोनॉमी स्वीकार है, क्योंकि ये डेड इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता और पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी और अर्थशास्त्री डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी। स्वर्णिम जी, शुरुआत आपके साथ। ये जो ग्रोथ की रफ्तार दिखाई दी 6 महीने में सबसे तेज नजर आई, क्या वाकई में इसके बाद भी हम कहेंगे कि डेड इकोनॉमी? देखिए, डेड इकोनॉमी का कारण था बोलने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आप ये जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये तो केवल जो हमारे ग्रामीण सेक्टर है उसकी ताकत के बलबूते पर, जो कृषि क्षेत्र है उसमें बम्पर ग्रोथ जो हमारे ये उपज हुई है उसके कारण आप बता रहे हैं। और अगर आप वास्तविकता रूप से देखेंगे तो हमारे यहाँ पे इसी तिमाही में जो शहरी बेरोजगारी दर है वो तो बढ़कर के 6.9% हो गई। आप बताइए, क्या धरातल पे नजर आ रहा है? क्या आय बढ़ी है लोगों की? सुनिए, ग्रोथ तो थोड़ी सी नेगेटिव रही है इस बार। अरे भाई साहब, बात सुन लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो उर्वरक खरीदी, जो कृषि जो उपज हुई है उसके कारण, उसके अलावा जो लेबर वहां पे काम करती है, जो दूसरी जगह काम मांगने नहीं गई, जो कृषि में लगी, उसके आधार पर ये आपने जो ग्रोथ है हमारी ये बताई गई है। सबसे बड़ी बात यह है, दूर करेंगे ना शुरुआत करते हैं। नहीं, आप देखिए जरा, चलिए दिखाते हैं एक बार सेक्टर वाइज ग्रोथ ही दिखाते हैं। डालिए जरा, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ क्या रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ क्या रही और बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ क्या है, इसको एक बार देखते हैं। इसको डालिए जरा। जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो 10.2% रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 9.1% रही है। सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 8.1%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 7.2% और एग्रीकल्चर, जिसका स्वर्णिम भाई अभी जिक्र करें, वो सिर्फ 3.5% है और ये ऑन एन एवरेज है। इसको अगर आप पहले क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे या लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे स्वर्णिम भाई, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव, और ये मेरे लिए कंसर्न है, क्योंकि एग्रीकल्चर हिंदुस्तान की बैकबोन है। अगर उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, दैट मीन्स कि हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अब बोलिए सर। देखिए, आप ग्रोथ रेट मत देखिए, जो कृषि क्षेत्र में आय हुई उस आय से जो परचेजिंग पावर बढ़ी उसके आधार पर देख रहे हैं। और जो हमने कहा, अब उसका मैं आपको कारण बताता हूं। 2005 से भारत जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के इरा में चल रहा है, जिसका अर्थ है, तात्पर्य यह है कि जो हमारे काम करने वाले जो उम्र है, आयु के लोग हैं, वो सर्वाधिक हैं। इसी इरा का फायदा उठाते हुए चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, इन्होंने ग्रोथ की थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा करके इनको काम दिया था। एक तरफ अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, आपका यह दावा है, चाहे
भले ही आपने उसका बेस ईयर बदल दिया होगा, लेकिन बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ रोजगार, अगर मैं गलत नहीं 2010 क्या रही है, 2015 है, खैर छोड़िए, 2010 क्या, चलिए 2010 मान लो, जो भी मान लो। यशवर्धन जी गलत कह रहा हूं मैं, 2010-11 क्या बेस ईयर नहीं अभी भी? 11-12 है और वही चल रहा है। सुनिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का इरा का जो लाभ होना चाहिए था, जो 20 साल से चल रहा है, वो यहां खत्म हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बढ़ी। और आपको याद दिलाता हूं, मेरा सुनिए, बोलने तो दीजिए भाई। अगर हम ये महसूस करें कि हाँ देश बढ़ रहा है तो स्वीकार कीजिए देश बढ़ रहा है। अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कहिए ना ग्रोथ हो रही है भाई। सुन लीजिए, अगर हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है भाई। जिन पैमानों पर, इसमें कहां नेगेटिव चीजें ढूंढनी है? नेगेटिव चीज नहीं ढूंढनी है। अगर इस जीडीपी ग्रोथ रेट का परिलक्षित हो हमारे रोजगार पर, अगर ये परिलक्षित हो कि आज जो पर कैपिटा जो हमारा जो कर्ज है अगर वो कम हो रहा है, अगर इनकम बढ़ने के साथ में संपत्ति बढ़ रही है, क्यों 1% लोगों के पास ही 40% संपत्ति है? आपने पढ़ा क्या? अरे बात तो सुन लीजिए ना। 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाने वाले और इन्वेस्ट करने वाले 35% बढ़े हैं। देखिए, अगर आपको मेरे आंकड़े हैं, अगर मैं बोल लूं और मेरे अगर आंकड़े आपको गलत लगते हो तो बताना। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड इरा के बारे में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हुई, वरना अगर जो घरेलू इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर ग्रोथ होनी चाहिए थी। ये इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो 10.2 है, 10.2% है सर। 10.2 नहीं, घरेलू इन्वेस्टमेंट होता है, वरना आज उसी का हालात ये है कि जो हमारे यूनिकॉर्न है वो कर्ज के क्षेत्र में दलदल में फंसते जा रहे हैं। जो सही है वो सही रहता है। अब इसमें अब नेगेटिव ढूंढिए कि भाई देश की दूसरी तिमाही की जीडीपी 8.2% है। ये तब है जब हम टैरिफ के दौर में थे, ये तब है जब दुनिया कह रही थी कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। देश के अंदर का पोजीशन कह रहा था कि डेड इकोनॉमी, और उस वक्त देश की जीडीपी सबसे तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी। क्या ये गलत है? देखिए विजेंद्र जी, ये तो गलत नहीं होगा कहना कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ है और उसके कई कारण हैं। जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि सर्विस सेक्टर और टर्शरी जिसे हम बोलते हैं उसमें ग्रोथ रही है और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ रही है। दूसरा मुद्दा जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो ये भी होगा कि सरकार ने जो आयकर में इस बार चेंज किया है, जिसमें 12 लाख तक की आय अब टैक्स के स्लैब में नहीं आएगी, जिसका मतलब ये है सीधे तौर पे कि इसका जो फर्स्ट हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें लोगों का टैक्स लायबिलिटी कम हुआ। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आगे आएगा ना, उसका परचेजिंग नहीं, लेकिन तो थर्ड क्वार्टर में आएगा नहीं। लेकिन उससे क्या होता है, लोग अपना एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट है या जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो उस तरीके से प्लान करते हैं। तो खर्चा धीरे धीरे, जैसे कि अभी हमने देखा, पूरे जीडीपी के अंदर 60% शेयर जो है वो घरेलू खर्चे का है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर ग्रोथ देखी गई है अभी जो डेटा आया उसके बेसिस पे। तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जो घरेलू खपत है वो बढ़ी है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि कृषि और दूसरे सेक्टर्स में, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या फॉल्स डाटा है, फैब्रिकेटेड डाटा है क्या? नहीं, फॉल्स नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पहलू दूसरा भी है, वो ये है कि जो हमारा डिफ्लेशन होता है, जिसको कि हम बेस ईयर इफेक्ट बोलते हैं, वो अभी भी 2011-12 है। ऑलमोस्ट आप 25-26 में हैं, मतलब कि आपका 14 साल ऊपर हो चुके हैं। जो सरकार अब कमेटी बना चुकी है और अब अगले साल जून तक नया बेस ईयर भी रिलीज हो जाएगा, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो बेस इफेक्ट भी एक होता है जिसकी वजह से भी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जो पहले क्वार्टर का होगा वो भी तो उसी बेस इफेक्ट के साथ होगा। बिल्कुल, पिछले साल का भी उसी बेस इफेक्ट के साथ होगा, उससे पिछले साल का भी उसी बेस इफेक्ट के साथ होगा। तो उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है या नहीं है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ है, ग्रोथ बिल्कुल है। और लास्ट 6 क्वार्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है अभी जो हम डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो इस हिसाब से तो अगर ये डेड इकोनॉमी है तो फिर देश को डेड इकोनॉमी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम डेड इकोनॉमी है, वो एक अलग स्टेटमेंट है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसका इफेक्ट भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला, उसका भी कारण ये है कि एक तो काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हमारा ऑलरेडी प्री बुक था, जो शिपमेंट हो चुका था, और अब रीरूटिंग भी होने लग गई। मतलब डायरेक्टली इंडिया से एक्सपोर्ट अमेरिका ना जाके हांगकांग और साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू वाया होके जा रहा है। तो उसका इफेक्ट भी तो पता है ना सर, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो वहां की दिनचर्या को इफेक्ट करते हैं तो सब उसने टैक्स फ्री कर दिए थे जी। उस पर तो टैक्स वैसे भी नहीं था। जेनेरिक मेडिसिन पर कौन सा टैक्स आज के दौर में? हाँ, लेकिन हम उनको और भी ज्यादा चीजें, टेक्सटाइल वगैरह काफी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, एग्रीकल्चर भी एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसका इफेक्ट अभी जैसा सब एक्सपेक्टेशन था, आरबीआई का खुद का डेटा था कि हमारा 6.5% के आसपास ग्रोथ रहेगा। इंटरनेशनल बॉडीज, मैं अगर गलत हूं तो आरबीआई ने जो आकलन दिया था वो दिया था 7% के आसपास। जो व्यापारिक संगठन थे उन्होंने जो आकलन दिया था वो 7.3% के आसपास दिया था।
मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, जो H1 है, Q1 Q2 मिला के उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, सेकेंड हाफ जो आएगा हमारा, उसमें अब जीएसटी इफेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन अभी ये नॉन जीएसटी इफेक्ट के साथ में ग्रोथ है, तो मतलब अभी और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जीएसटी का इफेक्ट तो अभी आया नहीं है 22 सितंबर के बाद भी। विजय जी, सबसे पहले तो विजेंद्र जी, मैं आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो इकोनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इन मेजर इकोनॉमीज में है, और 8.2% ये मेरे हिसाब से किसी ने भी एस्टिमेट नहीं किया था, न कोई प्रोजेक्शन किया था। बट जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है और जो नीतियाँ गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से ये काम हुआ है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो हमारे रिफॉर्म्स की नीतियाँ हैं या जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप और उनका हार्ड वर्क इसमें काम आ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि ईज ऑफ लिविंग एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों एक साथ चलेंगे तो ये चीज़ें होगी। और आज की तारीख में मैं ये कहता हूँ कि 8.2%, जब एक साल पहले की बात करता हूँ तो वहाँ 5.6% थी, वो 7 साल से 7 क्वार्टर की सबसे कमज़ोर थी, और अभी हमारी 6 क्वार्टर की सबसे ऊपर है। ये 1 साल का अंतर है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर डेड इकोनॉमी हमारे, अगर ट्रम्प साहब कह रहे थे, तो डेड इकोनॉमी तो उनकी है, जो उन्होंने एक्चुअली अपना पर्दा डालने के लिए उन्होंने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। और उसी चीज़ को हमारे राहुल गांधी जी, जो उनको इंडिया का साथ देना चाहिए था, वो इंडिया का साथ नहीं दिया। विपक्ष के नाते, वो विपक्ष के नेता हैं, बड़े आदमी हैं, बट बड़ी पोस्ट पे होते भी उन्होंने कहा कि डेड इकोनॉमी है। जब अगर इसको डेड इकोनॉमी हम बोल देंगे तो किसको हम अच्छी इकोनॉमी बोलेंगे? आज की तारीख में वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हम कर रहे हैं। दूसरी इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ साहब, है विजय जी, क्योंकि एक तरफ तो हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ हम इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम खाद उर्वरक और मशीन पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब चीज को समझिए, मेरी सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्रामीण अपनी खेती से कनेक्ट रहे। मेरी बात, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारी जीडीपी के अंदर जो कृषि की ग्रोथ है वो पिछले साल के मुकाबले 0.2% नेगेटिव हो जाए तो इसको हम कैसे देखें? विजेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, कृषि क्षेत्र में आप सबको मालूम है इस साल बारिश बहुत तेज हुई है, हमारी फसलों को नुकसान हुआ है, हमको बहुत मुआवजा देना पड़ गया है। तो ये सब सर्वविदित है, ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाई गई है, ये सबके सामने, आपको भी पता है, विपक्ष को भी पता है, सबको पता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये कमी हुई है एग्रीकल्चर की, उसके लिए मौसम जिम्मेदार था, बाकी सरकार जितना भी है मुआवजा भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर इसको छोड़ दें तो आप देखो सर्विस सेक्टर 10.2% की वजह से बढ़ा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1% बढ़ा है। तो देखो आप किस तरीके से, जबकि पिछली बार क्या था 2.2%, डेट हैज कम टू 9.1%। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये जो सरकार की नीतियां हैं, जो रिफॉर्म्स हम ला के आ रहे हैं, अभी जीएसटी का जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं उसका इंपैक्ट है। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो 22 सितंबर को चालू हुआ था, अभी तो 8 दिन का था। अब इसका इंपैक्ट जो आएगा अब नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाला है। और यही चीज मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा सा इस हिसाब से इंपैक्ट तो फिर जो अपना ट्रम्प का जो टैक्स की बात कर रहे हो आप, डेफिनेट का भी अभी फिर आएगा, विल बी कंपनसेटेड। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो माना था, सबने ये माना था कि 7.2%, 7.5% के आसपास होगी। और मेरा ये मानना है कि अभी तक जो हाफ ईयर हुआ है उसका तो हमारा 8% के आसपास हमारा ग्रोथ है। यशवर्धन जी, क्योंकि दो सेक्टर है, दो सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को मैं इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारा हमेशा से मजबूत रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर 9.1 की ग्रोथ है, इसका मतलब यह है कि यहां इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, यहां प्रोडक्ट क्रिएट होना, उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू हो रहा है। और यह हमेशा से भारत का एक नेगेटिव और कमजोर पॉइंट रहा है। क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस हिसाब से तो फिर ग्रोथ और हो सकती है। हाँ, नहीं विजेंद्र जी, ये बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि भारत का लास्ट 15-20 साल से एक ही उद्देश्य है, हमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं एग्रीकल्चर में भारत में प्रॉब्लम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे वहाँ पे अत्यधिक लेबर है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री की तरफ। और जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे विश्व में एक प्रोटेक्शनिस्ट जो माहौल बना है कि हम हर कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड करेंगे, उसका आई थिंक मुझे लगता है भारत अब फ़ायदा उठाना चाहता है कि हम भारत दूसरे विदेशों से जो कंपनियाँ, चाइना से हम देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज भारत में आ रही हैं। आप सेमीकंडक्टर देखिए, जो बहुत बड़ा एक वो है इंडस्ट्री जिसका हम देख रहे हैं प्लांट लगने वाला है। और एमएसएमई का जो ग्रोथ है, इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ग्रोथ है, वो एमएसएमई का ग्रोथ है।
जिसमें कि उत्पादन में ग्रोथ आई है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 15 साल बहुत ज़रूरी था भारत के लिए कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होगा, उससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है और जो हमारा एग्रीकल्चर से एक्सेस लेबर है उसको शिफ्ट करने में हमें मदद मिलेगी, जिससे कि आगे आप देखेंगे कि एक पुश मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ग्रोथ है 7.2%, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये देश के डेवलपमेंट से कनेक्ट है? ये सीधे तौर पे दिखाता है कि अब लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, खुद अपना मकान चाहते हैं। और कोविड के बाद आप देखेंगे कि लोगों में अब जो रेंट अकोमोडेशन का जो ट्रेंड था वो चेंज होके ओनरशिप पे आ गया। मतलब और दूसरा जो हमारा आज के टाइम पे लोन है वो रेट बहुत कम है, अभी जो लेंडिंग रेट है वो कम है, और आरबीआई भी वापस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिविजन डाउनग्रेड आएगा लोन में। तो लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर सिर्फ घरों के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड होगा सर। हाईवेज हो गए, पुल हो गए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, उस पर भी तो होगा ना। दोनों ही बातें हैं इसमें। सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन किया है। इस क्वार्टर में आप देखेंगे कि कंपेयर टू लास्ट ईयर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है और इंफ्रा एक्सपेंशन दोनों तरफ से। लेकिन प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ नहीं है। सरकार का जो निवेश है वो और जो घरेलू खपत है, दोनों तरफ से आप देखेंगे कि वहाँ ग्रोथ आई है। और कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ होने के दो ही रीज़न है। एक, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा जंप हम देख सकते हैं। रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ घर नहीं है, आप हाउसेस, कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है स्वर्णिम जी, क्योंकि देखिए एंड में जो बात होती है वो देश की होती है। पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती है, ग्रोथ देश कर रहा होता है। तो उसके लिए तो कम से कम एक निष्पक्ष टिप्पणी होनी चाहिए कि भाई देश ग्रो कर रहा है, किसके नेतृत्व में। इस पर आप हो सके तो आप बेशक आप नेगेटिव पॉइंट करना चाहें कर दीजिए, लेकिन देश तो ग्रो कर रहा है ना। देखिए, बिल्कुल देश को ही ग्रो करना चाहिए, जो देशवासी उनको ग्रो करना चाहिए। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार का, घरेलू खपत आम आदमी की, लेकिन आम आदमी की भी इनकम बढ़नी चाहिए ना। हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की जो सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, जो पूरी आबादी है, वो आबादी जो 15 साल से लेकर के 65 वर्ष के बीच की है, जो कभी कभी एक समय आता है जब आप इस तरह की आबादी होती है, उसको काम मिलना चाहिए। आप बताइए, अगर देश अगर ग्रोथ है अच्छी बात है, लेकिन सरकारी खर्चे के कारण और जो लोगों ने अपनी परचेजिंग पावर के कारण खरीदा इस समय, क्योंकि किसी भी तरह से उनकी जो आय हुई है, आय में उनकी बचत निकली, चाहे वो कुछ भी रही हो। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। पर कैपिटा इनकम और क्या है? मेरी बात सुन, नहीं, पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर था इस वक्त। और सुनिए बात, मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि जब देश पर कर्ज बढ़ रहा हो, हमारे यूनिकॉर्न कर्ज के दलदल में फंस रहे हो, तो एक माहौल आपको देना पड़ेगा कि किस तरह से बिजनेस ग्रो करे, एमएसएमई सेक्टर ग्रो करे। जब आप एक बयान याद दिलाता हूं, छोटा सा महीने पहले एक प्रोग्राम किया, छोटा सा बयान याद दिलाता हूं। बताया कि देश में मैं नहीं कह रहा हूं 2001 से लेकर 2014 तक कितने यूनिकॉर्न बने, गलत नहीं तो सिर्फ आज ही 2014 से लेकर 2025 के बीच में, अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये 200 से ज्यादा है। आप कह रहे हैं क्यों नेगेटिव है? आज मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूं कि यूनिकॉर्न और बढ़े, लेकिन आप बिजनेस का एनवायरनमेंट दीजिए। आज जो यूनिकॉर्न जो बने हैं, बड़े यूनिकॉर्न हैं, आप खबर देखिएगा, रिसर्च करिएगा, आज वो कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये सब हो कैसे रहा है मुझे बताइए। ये सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर, सुनिए तो विजेंद्र जी, अगर आपको ये बात सुननी है, अगर ऐसी बात है तो फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आपको बयान याद है पिछले महीने का, कि मैं तो देश के उद्योगपतियों को याद दिलाना चाहती हूं उनकी ताकत कि इन्वेस्ट करें। अरे घरेलू इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ के व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, वो नहीं बढ़ रहा, वो घट ही रहा है। कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई कमी होगी, कोई माहौल या वातावरण, कुछ तो कमी होगी। दीजिए भाई, कितना कम हुआ? कितना कम हुआ बताइए। अरे आज अगर घरेलू इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भामाशाह ज्यादा से ज्यादा दान करें। मैं नहीं कह रहा, मतलब थोड़ी ना दान नहीं। अगर वित्त मंत्री कह रही है तो क्या वो गलत है? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को से ज्यादा वो हमसे ज्यादा वो आ रहा है और चला जाता है। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, हम वो सरकारी खर्च पर है। 8.2 के लिए हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद हम इस जीडीपी ग्रोथ को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी 2047 के लिए जब हम विकसित भारत की बात करें, जब हम एक आंकड़ा रख रहे हैं, उसके लिए तो सर मैं अगर गलत नहीं तो इस वक्त भी हमें 11% के आसपास के ग्रोथ चाहिए। हम उसको अचीव कैसे करेंगे? देखो विजेंद्र जी, मैं बताता हूं आपको कि जो ग्रोथ आपने बताई 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्रीज बनना चाहते हैं, उसके लिए हमको 7.8%, हमारे को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 7.8% अगर आप 22 साल कंटिन्यूसली करोगे तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज में आप पहुंच जाएंगे।
तो जब हम 7.8 की बात कर रहे हैं, ये आज कब तो कहा हम सर? 8 मैं तो पढ़ा हूं तो 10% से 11% के आसपास है। नहीं, 11% ये मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक का जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, 22 साल के अंदर का आपको करना पड़ेगा, इसको बढ़ा करके आपको 7.8%, और हम उससे आगे निकल गए 8.2%। और मैं ये चाहता हूं कि एवरेज अगर हमारा इस साल का 7.8% भी आ जाता है तो ये बहुत बढ़िया बात है, और हम उसी दिशा में कदम उठा रहे हैं जिस दिशा में हमको कदम उठाना चाहिए। और मोदी जी ने जो कहा है कि हम 3rd पोजीशन पे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली 2030 के अंदर हम 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे। हम डेफिनेटली जापान को पीछे करेंगे, जर्मनी को पीछे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से हम जापान की पॉपुलेशन क्या है? जापान की पॉपुलेशन क्या है अभी? जापान की पॉपुलेशन से देखो मतलब नहीं होता। अगर इससे सर, बात क्यों नहीं करेंगे तो मतलब आज की होगा? तारीख में अच्छा, मेरा चलिए, भाई क्षेत्रफल बोलेगा क्या है कि जापान का? हमारी अब नहीं, बांग्लादेश की हमारी इकोनॉमी हमसे भी ज्यादा है, तो आप साइज देखी जाती है कि साइज क्या है, तो उनकी साइज और हमारी साइज डेफिनेटली बड़ी है। आज पब्लिक से उससे मतलब नहीं है, वहां पे जो जीडीपी है उससे देखा जाता है। आज की तारीख में अगर मैं कंपेयर कर लूं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो सकता है बांग्लादेश दुनिया में जो नंबर 1 पायदान पर है उसकी कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है? हम मेजर हमारी इकोनॉमी है, उसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे और उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो आज की तारीख में जो हमारी है, जो मेजर इकोनॉमीज में, उसमें हम सबसे ज्यादा बढ़ने वाले जीडीपी हमारी है। ठीक है डॉक्टर यशवर्धन जी, क्योंकि एक आंकड़ा है भाई, 133 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान से ही छोटे हैं, सिर्फ राजस्थान से 192 देशों में से। तो मेरा कंसर्न हमेशा ये होता है कि भाई इतना बड़ा देश हमारा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसमें यंगस्टर्स की तादाद शायद देश में इस वक्त सबसे ऊपर की सबसे यंग कंट्री इंडिया है, उसके बावजूद अगर हम मैक्सिमम एक्सेलरेट नहीं कर रहे तो फिर 20 साल बाद तो हम एक्सेलरेट वैसे भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, ये बहुत ही क्रिटिकल समय है भारत के लिए। जैसे कि अभी बताया हम यहाँ पर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, भारत अभी सबसे यंग इकोनॉमी के अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर की जो युवा वर्कफोर्स है भारत की, जो आने वाले अगले 25 साल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। और अगर हम 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ, जो कि डिपेंड करता है आपके पास में जो यंग वर्कफोर्स है उसको एंगेज कर पाएगा, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 2047 तक एक विकसित देश बन सकते हैं। और उसके लिए आपका कंसिस्टेंट 11% या डबल डिजिट ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो चाहिए। और वो इतना आसान नहीं है। के साथ मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूं सर। देखिए क्या होता है कि मकान बनने में 2 साल लगते हैं, ढंग से आप मकान बनाते हैं, नींव जो होती है वो 1 से 1.5 महीने ले जाती है, लेकिन उसके बाद आपको पहली मंजिल, दूसरी मंजिल अगले 2 से 3 महीने के अंदर नजर आ जाती है, फिर फिनिशिंग का काम चलता है। अब मैं उसको अपनी इस जीडीपी के साथ कनेक्ट करता हूं 2047 के सपने के साथ। आपको लगता है कि देश के अंदर जो नींव पड़नी थी वो नींव पड़ गई है, अब बहुत तेजी से काम नजर आएगा और ये ग्रोथ बहुत ऐसी होगी जिस पर हम शायद बात करेंगे कि एक दौर ऐसा है कि 20% से ऊपर की ग्रोथ। नहीं, बिल्कुल, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बेस हमारा स्ट्रांग बन गया है। ये अभी हमारा इकोनॉमिक बेस इतना स्ट्रांग है कि अगर हम कोई दूसरा एक्सटर्नल अगर शॉक नहीं आता, जैसे कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, वो तो फिर पूरी दुनिया में ही होगा, फिर उसमें हम ही क्या कर लेंगे। नहीं, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल शॉक नहीं आता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के लिए, तो आप मान के चलें कि हमारा बेस स्ट्रांग है। और अगर हम यही 8 ठीक है सोनिम जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, कम से कम बस इतना कह दीजिए कि देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, बस इतना ही कह दीजिए। देखिए, जब युवाओं के हाथ में काम नहीं, युवाओं के हाथ में काम देने के लिए इंडस्ट्री नहीं, तो आप बढ़ाइए ग्रोथ। क्या ग्रोथ? तो अब सरकारी पैसे का खर्च और जो हमारा जो हम खुद खर्च कर रहे हैं उसके आधार पर है। क्योंकि आपके दौर में जब कहाँ ग्रोथ है? अगर रोजगार में ग्रोथ हो तो माने कर्ज बढ़ रहा है, 3 गुना कर्ज तो 9 साल में कर दिया प्रति व्यक्ति पे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी, आरपी विजय जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर यशवर्धन जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप गर्व कीजिए, बतौर भारतीय गर्व कीजिए, आप उस देश का हिस्सा हैं जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। आप उस देश का हिस्सा हैं जिन्होंने अमेरिका के टैरिफ के सामने घुटने नहीं टेके, अपने दम पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आज जीडीपी 6 त्रैमासिक की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई ग्रोथ है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, जो हिंदुस्तान हमेशा से करता है। और हां, हिंदुस्तान ने सिखाया है आपदा में ही अवसर है, और जब जब कोई हमें गिराने की कोशिश करता है हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।